हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ नियति गुप्ता। स्टूडेंट्स, हम लोग आज क्लास 7th का चैप्टर 12 दैट इज अलजेब्राइक एक्सप्रेशन स्टार्ट करेंगे। 6th क्लास से मैंने ये चैप्टर खत्म कर दिया है। अब मैं 7th क्लास का ये चैप्टर स्टार्ट कर रही हूँ। सो स्टूडेंट्स, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन में मैंने जैसा कि आप लोगों को सबको पता ही होगा कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दो चीज़ों से मिलके बनता है, कॉन्स्टेंट और वेरिएबल। तो इसमें एक तो कांस्टेंट होता है और एक वेरिएबल होता है। फॉर एग्जाम्पल 4x माइनस वाई। सो जो x और y है वो दोनों वेरिएबल्स हैं और जो 4 है वो कांस्टेंट है। हम इसकी वैल्यू चेंज नहीं कर सकते, बट x और y की वैल्यू हम लोग कुछ भी पुट कर सकते हैं जो क्वेश्चन में दी हुई हो, या एग्जाम्पल अगर हमसे पूछा गया है तो हम इसकी जगह पे कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। n इज इक्वल्स टू 0 या फिर 1 to n नंबर इन्फिनाइट तक हम लोग पुट कर सकते हैं। सो दिस इज कांस्टेंट and this is variable. Got it students? अब जैसे कि हमने 6x लिया तो इसमें ये कांस्टेंट है और ये वेरिएबल है। अब ये एक अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ये दोनों, पर ये सिंगल टर्म है। तो इसको एक टर्म बनाने के लिए हम ऐड करते हैं, या तो दो टर्म्स को एक मतलब कि एक्सप्रेशन फॉर्म करने के लिए या तो हम दो टर्म्स को ऐड करते हैं या सबट्रैक्ट करते हैं। फॉर एग्जाम्पल 6x प्लस वाई, तो ये अब एक एक्सप्रेशन बन गया, यह टर्म बन गई, या फिर 7x प्लस जेड। गॉट इट स्टूडेंट्स? अब इसमें एक और चीज आती है, कोफिशिएंट। कोफिशिएंट क्या होता है कि जैसे हम यही एग्जांपल ले लेते हैं कि x का वेरिएबल का ही कोफिशिएंट होता है हमेशा। इसमें अगर हमसे x का कोफिशिएंट पूछा गया है तो x के साथ क्या है, 6, तो यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ x इज इक्वल्स टू 6। अब यहाँ पे हम एक टर्म लिखते हैं 7x माइनस वाई। अगर हमसे यहाँ पे कोफिशिएंट ऑफ y पूछा है, कोएफिशिएंट ऑफ y इज इक्वल्स टू -1। -1 क्यों स्टूडेंट्स? क्योंकि यहाँ पे माइनस है बीच में और यहाँ पे कुछ भी नहीं है, दैट मीन्स -1 इंटू वाई। स्टूडेंट्स, बहुत सारे जो बच्चे होते हैं वो यहाँ पे यही गलती करते हैं कि -1 की जगह पे माइनस को निग्लेक्ट करके सिर्फ 1 लिख देते हैं। पर नहीं, अगर माइनस है आगे और हमसे कोफिशिएंट पूछा है तो फिर हम उसमें माइनस और जो भी कांस्टेंट दे रखा है y के साथ वो उसका कोएफिशिएंट होगा। गॉट इट स्टूडेंट्स? अब हम एग्जांपल्स पे चलते हैं। स्टूडेंट्स, एग्जांपल्स पे चलने से पहले हम लोग एक और चीज सीखते हैं जो होते हैं इस एक्सप्रेशन का। जैसे कि टर्म्स से हमने एक्सप्रेशन बनाया, उसके बीच में ऐड या सबट्रैक्ट जो भी क्वेश्चन में दिया हुआ है वो लगा के जब वो एक्सप्रेशन बन गया तो उसके कुछ फैक्टर्स भी होंगे। तो फॉर एग्जाम्पल हम लेते हैं फैक्टर्स के लिए कि 4x क्यूब माइनस 3xy। अब ये एक एक्सप्रेशन है, दिस इज एक्सप्रेशन। और अगर हम इसे अलग अलग कर दें तो 4x क्यूब
और माइनस एक्स वाई, ये इसके टर्म्स हो गई। स्टूडेंट्स माइनस भी, ये माइनस भी लगाना है, ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसके फैक्टर्स 4 इंटू एक्स और इंटू एक्स, अगर हम इस तीनों को देखें तो मिला के क्या बनेगा 4x3। अगर हम इन चारों का प्रोडक्ट कर दें तो सिमिलरली है -3xy, तो ये हो गए फैक्टर्स। इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो बनेगा -3xy। आई होप यू ऑल आर क्लियर। या हम एक और एग्जांपल लेते हैं, 2xy प्लस 4, ये एक एक्सप्रेशन है, इसकी दो टर्म्स बनेंगी, 2xy एक और एक 4 बनेगी। इसका कोई फैक्टर नहीं होगा, 4 इज एज इट इज 4, और यहां पे 2xy, दीज आर फैक्टर्स। या आपको अगर इसमें लिखना है तो लाइक 2 इंटू 2। क्लियर स्टूडेंट्स? ये तो कांस्टेंट है, इसका हमें कुछ नहीं करना, बट स्टिल अगर आपको फैक्टर्स दिखाना है तो आप ये दिखा सकते हैं, बट दिस इज नॉट मैंडेटरी। यही मैंडेटरी है जिसमें वेरिएबल है। आगे बढ़ते हैं। नाउ एग्जाम्पल 1। स्टूडेंट्स, आप लोगों को इस एग्जाम्पल से क्लियर हो जाएगा कि कौन सी टर्म कांस्टेंट है, कौन सी नहीं है, और उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट। सो एग्जाम्पल 1, आइडेंटिफाई in the following expressions terms which are not constant and give their numerical coefficients. So students, expressions are these. अब यहाँ पे हमें पहले बताना है कि टर्म जो कांस्टेंट नहीं है, तो ये कांस्टेंट नहीं है, ये टर्म कांस्टेंट है, यहाँ पे सिर्फ 4 है, कोई वेरिएबल नहीं है, तो ये कांस्टेंट टर्म हो गई। दो टर्म्स से मिलके एक एक्सप्रेशन बनता है। सो इसमें भी स्टूडेंट्स दो टर्म्स हैं, एक xy और एक 4। ये वाली कांस्टेंट है और ये वाली वेरिएबल वाली टर्म है, तो हमें यहाँ पे वेरिएबल वाली टर्म लिखनी है। अब इसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट हमें बताना है। इसके साथ कोई भी नंबर नहीं है, दैट मीन्स 1 है। जब कोई भी नंबर नहीं होता तो वो 1 से मल्टीप्लाई, दैट मीन्स 1 ही है। अब सेकेंड पार्ट, 13 माइनस वाई स्क्वायर, तो यहाँ पे टर्म जो कि कांस्टेंट नहीं है वो -y स्क्वायर है और न्यूमेरिकल कोफिशिएंट उसका -1 है। माइनस, मैंने आप लोगों को बताया कि माइनस को नहीं भूलना है जब भी माइनस की टर्म होगी। यहाँ पे हमें ये पूरी टर्म लिखनी है, यहाँ पे भी हमें माइनस मिस नहीं करना, तभी तो हमें उसका न्यूमेरिकल कोफिशिएंट पता चलेगा। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, -1 इंटू वाई स्क्वायर, तभी इसका कोफिशिएंट -1 है। अब स्टूडेंट्स थर्ड, 13 माइनस वाई प्लस 5 वाई स्क्वायर, यहाँ पे दो टर्म्स ऐसी हैं जो कांस्टेंट नहीं है, तो हम पहले -y है एक, दूसरी है 5y स्क्वायर, तो इसका कोफिशिएंट क्या है -1 और इसका कोफिशिएंट 5। माइनस नहीं भूलना है स्टूडेंट, जल्दी जल्दी में पेपर में ये मिस्टेक हो जाती है। नाउ लास्ट पार्ट, 4p स्क्वायर क्यूब माइनस 3pq स्क्वायर प्लस 5। अब यहाँ पे भी 3 टर्म्स हैं इसकी तरह, तो ये जो 2 टर्म्स हैं ये कांस्टेंट नहीं है, इसको भी हम ऐसे लिखेंगे 4p स्क्वायर क्यूब और एक -3pq
क्यू स्क्वायर, इसका कोफिशिएंट 4 और इसका कोफिशिएंट -3। आई होप दिस ऑल इज क्लियर स्टूडेंट्स। अब आगे बढ़ते हैं। नाउ एग्जाम्पल 2, दो पार्ट्स है स्टूडेंट्स। यहाँ पे ये एक्सप्रेशंस और हमें इसमें बताना है टर्म्स विद फैक्टर x, मतलब कि वेरिएबल x ही होना चाहिए उस टर्म में, कोफिशिएंट ऑफ x, और उस x के साथ जो कोफिशिएंट है वो बताना है। सो फर्स्ट पार्ट इज 4x - 3y। यहाँ पे हमें टर्म बतानी है जिसमें फैक्टर x हो, तो 4x आएगा क्योंकि इसी में x है बस, और कोफिशिएंट ऑफ x के साथ क्या है 4, सो 4। सेकेंड पार्ट 8 - x + y। अब यहां पे ओनली -x इज फैक्टर विद जो x कंटेन करता है, और कोफिशिएंट -1। थर्ड पार्ट y² x - y, सो y² x। अब यहाँ पे कोफिशिएंट जो है x का वो भी वेरिएबल ही है, y²। टर्म्स विद फैक्टर x में फोर्थ पार्ट 2z - 5xz। सो स्टूडेंट्स ये वाली टर्म -5xz, इसमें कोफिशिएंट क्या होगा, x को हटा के, बस इसमें से x हटा के -5z इज द कोफिशिएंट ऑफ x। उस x टर्म के साथ जितनी भी चीजें हैं स्टूडेंट्स वो सब ही उसका कोफिशिएंट है। नाउ बी पार्ट एक्सप्रेशन 4x - 3y। अब यहाँ पे चेंज क्या है कि हमें y फैक्टर वाली टर्म देखनी है, x फैक्टर वाली नहीं देखनी। -3y, कोफिशिएंट ऑफ y -3, 8 + yz, तो yz टर्म हो गई और z कोफिशिएंट हो गया है y का। थर्ड इज yz² + 5, सो yz²। अब कोफिशिएंट ऑफ y में z²। फोर्थ पार्ट my + m, तो यहाँ पे my टर्म हो गई और y के साथ m, तो कोफिशिएंट ऑफ y m हो गया। अब स्टूडेंट्स हम इसमें पढ़ेंगे कि जो हम ऐड और सब्ट्रैक्ट करेंगे दो एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन को, वो हम किस कंडीशन में कर सकते हैं। नाउ स्टूडेंट्स दो टर्म्स होती हैं, एक होती है लाइक टर्म्स और एक होती है अनलाइक टर्म्स। सो अब हम पढ़ेंगे लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में। स्टूडेंट्स 2 मिनट, ये मार्कर में चेंज कर रही हूँ जरा। हाँ तो स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे लाइक टर्म्स एंड अनलाइक टर्म्स के बारे में। स्टूडेंट्स मैंने अभी आप लोगों को बताया कि हम दो टर्म्स को ऐड करके एक्सप्रेशन बनाते हैं, पर अगर हमें दो एक्सप्रेशंस को ऐड करना हो तो उसमें हम लाइक टर्म्स और अनलाइक टर्म्स देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि 4x में हमें ऐड करना है 5y, तो स्टूडेंट्स ये जो दोनों के वेरिएबल हैं वो अलग अलग हैं, तो ये हो गई अनलाइक टर्म्स को ऐड करना। ये है अनलाइक टर्म्स। इसको अगर हम ऐड करेंगे तो 4x + 5y आंसर आएगा, बट अगर हम ऐड करेंगे 4x और 10x को तो आंसर आएगा 14x। ये लाइक टर्म्स हैं,
लाइक टर्म्स। सो स्टूडेंट्स, आप लोगों को लाइक टर्म्स का मतलब समझ में आया कि जो लाइक टर्म्स हैं इसका मतलब कि एक ही वेरिएबल की चीजें ऐड हो रही हैं, बट जैसे ही अनलाइक टर्म्स आया मतलब कि वेरिएबल डिफरेंट हो चुका है। अब हम यहाँ पे हमने एक एक टर्म को ऐड करा, एक बारी एक्सप्रेशन को ऐड करते हैं। 4x प्लस 5y 10x प्लस 15y। अब ये तो है लाइक एक्सप्रेशन, मतलब कि हम लाइक टर्म में ही लाइक टर्म को ऐड कर रहे हैं। 14x प्लस 20y, इसमें तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हुई ऐड करने में। बट अगर हम ऐड करेंगे 4x प्लस 5y ऐड, यहां पे कुछ नहीं लिखते, यहां पे हम अलग से वेरिएबल लेते हैं, जैसे कि 10y प्लस 4z। अब हमें ये टर्म, स्टूडेंट्स ये जो टर्म है ना, आप x के नीचे लिखोगे भी नहीं। ओके, लिखोगे क्यों नहीं? क्योंकि ये इलीगल टाइप्स कुछ है। अब मेरे को वो वर्ड नहीं मिल रहा कि मैं क्या बोलूं। या अगर यहाँ पे z की जगह पे x होता तो आप लोग यहाँ पे लिख सकते थे, बट अगर वेरिएबल x नहीं है तो दिस इज द राइट रिप्रेजेंटेशन। ओके, सो आंसर इज 4x प्लस 10 और 15, 10 और 5 को ऐड करो, 15y प्लस 4z। यहाँ पे जो हमने दोनों एक्सप्रेशंस ऐड करे उसमें 2 टर्म्स थी, पर अनलाइक टर्म्स होने की वजह से आंसर में 3 टर्म्स हो गई। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? ये आंसर है। तो अब आप लोगों को लाइक टर्म्स में और अनलाइक टर्म्स में डिफरेंस क्लियर हुआ कि कैसे ऐड करना है और कैसे ऐड नहीं करना है। ऐसी अगर यहाँ पे एक्स जेड होता तब भी ये टर्म यहीं पे आती, एक्स के नीचे तब भी नहीं लिखते, या फिर वाई जेड होती तब भी यहीं पे लिखते, वाई एक्स भी होती तब भी यहीं पे लिखते, अलग से लिखते उसे, क्योंकि वेरिएबल डिफरेंट हो गया ना। अब एक और चीज रह गई है इसमें समझने से, और वो एक और चीज मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल। अब स्टूडेंट्स इसमें भी टर्म्स के बेसिस पे ही है। मोनोमियल में क्या होता है कि पूरे एक्सप्रेशन में बस एक ही टर्म होती है, बाइनोमियल में 2 टर्म्स होती हैं, ट्राइनोमियल में 3 होती हैं, पॉलिनोमियल में 4 या उससे ज्यादा टर्म्स होती हैं। अब ये एग्जाम्पल like 5x only, this is the monomial, and binomial is 5x plus y। 2 टर्म्स हो गई यहाँ पे। ट्राइनोमियल इज 5x प्लस y प्लस 5, कॉन्स्टेंट भी आ गया तो ये भी एक अलग से टर्म ही तो है ना, चाहे वेरिएबल नहीं भी आया। ट्राइनोमियल एंड पॉलिनोमियल इज 5x प्लस y प्लस m प्लस 2। कोई भी वेरिएबल ऐड कर दीजिए अपनी तरफ से, ये पॉलिनोमियल है, या इससे भी ज्यादा कुछ हुआ तो वो भी पॉलिनोमियल में ही काउंट होगा, जैसे कि 5x प्लस y प्लस yx प्लस m प्लस 2 प्लस z, ये भी पॉलिनोमियल में ही काउंट होगा। सो स्टूडेंट्स, आज की क्लास को हम यहीं पे ओवर करते हैं। अब इसके आगे का हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे।